हेलो स्टूडेंट्स। अभ्यास सीरीज जिसके अंतर्गत हम लोग डेली मेंस के क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, उस सीरीज में आज हम लोगों का जो शेड्यूल है उस शेड्यूल के हिसाब से सब्जेक्ट है आपका मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस को देखते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस टू द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू several of his new initiatives. What was the main objective of these reforms? ठीक है, तो प्रश्न ये है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कई नई नई पहलों के माध्यम से भारतीय प्रशासन के सुधार में योगदान दिए, नए पहलें लाई और उनके उद्देश्य क्या थे, सिर्फ इतना बताना है आपको। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया हो गई। लॉर्ड कॉर्नवालिस एक बड़े इनोवेटिव थिंकर थे, इनोवेटिव एडमिनिस्ट्रेटर थे। इन्होंने रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल सर्विसेज और जुडिशरी तीनों सेक्टर्स में कंट्रीब्यूट किया। ठीक है, तो जो ब्रिटिश शासन के तीन बड़े पिलर हैं, यहाँ पर ब्रिटिश कॉलोनी के तीन बड़े पिलर हैं, एक रेवेन्यू है, ठीक है, एक जुडिशियल रिफॉर्म्स है और दूसरा सिविल सर्विसेज है। इन तीनों पर इनके इनिशिएटिव्स हैं, नई नई पहले हैं, इस वजह से ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चलिए इन पर एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की। तो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में इन्होंने सर जॉन शोर के साथ मिलकर के परमानेंट सेटलमेंट शुरू किया था। परमानेंट सेटलमेंट आपको याद होगा, बंगाल, बिहार और साउथ इंडिया के कुछ पार्ट्स में। अब ये जो ये बहुत बड़ा रिफॉर्म इन द सेंस ब्रिटिशर्स के सेंस में है, क्योंकि पहली बार इन्होंने लैंड को प्राइवेट ओनरशिप और उसको मार्केट बेस्ड रेवेन्यू कलेक्शन मॉडल पर ला दिया था। ठीक है, तो अभी क्या है कि एक परमानेंट हमें रेवेन्यू फिक्स मिलेगा, वो देना काम है जमींदार का, जिसमें हमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करना है। तो इस तरीके से ये एक नया मॉडल था जो काफी अंग्रेजों के लिए अच्छा था। ठीक है, दूसरा है सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज में देखिए, जब कॉर्नवालिस आते हैं तो उस समय सिविल सर्विसेज के साथ बड़ी समस्या ये है कि ज्यादातर वहां पर करप्शन है और इनएफिशिएंसी है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिविल सर्विसेज के लिए पहली चीज जो कही, उन्होंने कहा कि सिविल सर्वेंट्स को परमानेंट सैलरी टाइमली दिया जाना चाहिए इन कैश, क्योंकि अगर इनको सही से सैलरी और अच्छी सैलरी मिलेगी तो वे ब्राइब्स नहीं लेंगे, वो रिश्वतखोरी नहीं करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने सिविल सर्विसेज को दो भाग में बांट दिया, कोविनेंटेड एंड नॉन कोविनेंटेड। कोविनेंटेड सिविल सर्विसेज वो है जो बाद में आईसीएस बन जाएगी, इंडियन सिविल सर्विसेज, जो आज आईएएस है। और नॉन कोविनेंटेड सिविल सर्विसेज है जो कि बाद में प्रोविंशियल सर्विसेज बन जाएगी, जैसे आज यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस इस तरीके से होता है। जुडिशरी के रिफॉर्म में देखिए, कॉर्नवालिस कोड आता है 1793 में। कॉर्नवालिस कोड में रेवेन्यू कलेक्शन को एडमिनिस्ट्रेशन से अलग कर दिया गया। ठीक है, इसके साथ साथ उसमें हायरार्की ऑफ कोर्ट्स की स्थापना की गई। हायरार्की ऑफ कोर्ट्स का मतलब ये है कि डिस्ट्रिक्ट और सिटी कोर्ट से लेकर के प्रोविंशियल कोर्ट तक, और उसके साथ साथ सदर दीवानी अदालत की भी स्थापना कर दी गई। तो एक प्रॉपर हायरार्की बना दी गई रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, है ना, और रेवेन्यू कलेक्शन को अलग कर दिया गया एडमिनिस्ट्रेशन से। ठीक है, इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म भी किया। क्रिमिनल जस्टिस में भी रिफॉर्म किया उन्होंने, फौजदारी अदालत को खत्म कर दिया और उसकी जगह पर सर्किट कोर्ट्स की स्थापना की, जिसको यूरोपियन जज हेड करते थे। ठीक है, तो फौजदारी अदालत को खत्म करके सर्किट कोर्ट्स बना दिए, जो यूरोपियन जजेस के अंडर में थे। इस तरीके से उन्होंने फंडामेंटल चेंजेस कर दिए रेवेन्यू और जुडिशियल सिस्टम में, साथ ही साथ जुडिशरी में भी, साथ ही साथ सिविल सर्विसेज में भी। लेकिन ये सारे चेंजेस क्यों किए, क्या था बेसिक ऑब्जेक्टिव इंटेंशन उसके पीछे? तो वास्तव में जाहिर सी बात है, वो कॉलोनी बनाए हुए थे तो अपने फायदे के लिए ही कर रहे थे। तो इससे क्या था कि वो ब्रिटिश, जैसे उन्होंने जो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट किया, वो ब्रिटिश प्लांटर्स को फायदा पहुंचाना चाहते थे, इंडियन प्लांटर्स और पीजेंट्स के कॉस्ट पर। इसके साथ साथ एक लॉयल मिडिल क्लास इंडियंस में क्रिएट करना चाहते थे अपने लिए। ठीक है, जो कि उनको नॉन कोविनेंटेड सिविल सर्विसेज और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेशन के थ्रू मिल रहा था। ठीक है, इसी तरीके से उन्होंने जुडिशियल सिस्टम में जो रिफॉर्म किया, तो वास्तव में वो रेवेन्यू कलेक्शन सेपरेट करके और जुडिशियल फंक्शंस को अलग करके ज्यादा एफिशिएंसी लाना चाह रहे थे, ज्यादा ग्रे एरिया ना रहे, सीधा रेवेन्यू कलेक्शन के लिए सेपरेट स्पेशलाइज्ड सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिक ऑब्जेक्टिव उनका रेवेन्यू कलेक्शन ही है। ठीक है, इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन में जो रिफॉर्म किया वो क्यों किया, क्योंकि
कंपनी को फायदा पहुंचाना था, नहीं तो फिर कंपनी को नुकसान होता जा रहा था। करप्शन की वजह से कंपनी को बहुत नुकसान हो चुका था और कंपनी आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो चुकी थी। तो जाहिर सी बात है वो उसको फायदा पहुंचाने के लिए ही कर रहे थे। ठीक है, इसके बाद कंक्लूड कर दीजिए। ठीक है, आप कह सकते हैं कि कॉर्नवालिस एक ग्रेट रिफॉर्मर थे, इनोवेटर थे। उन्होंने इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के रिफॉर्म्स में बहुत अच्छा रोल प्ले किया, रेवेन्यू, जुडिशियल और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा किया, लेकिन ऑल ऑफ हिज फंक्शंस वर इन द इंटरेस्ट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एट द कॉस्ट ऑफ द इंडियंस। इस तरीके से आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये हो गए आपका पहला क्वेश्चन। अब आते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन पर। A sense of pan-India nationalism was absent in India until late 19th century, despite the fact that majority of its regions were brought under the common administration under various empires, critically examined। ठीक है, मतलब भारत में जो अखिल भारतीय राष्ट्रवाद है ये वास्तव में 19वीं शताब्दी के अंत तक शुरू होता है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि भारत के अधिकांश क्षेत्रों में विभिन्न साम्राज्यों का शासन रहा और जहां पर एक जैसा एडमिनिस्ट्रेशन भी पहले रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी राष्ट्रवाद की भावना, अखिल भारतीय राष्ट्रवाद की भावना भारत में उतनी प्रबल नहीं थी। ये प्रबल होती है 19वीं सेंचुरी के अंत तक। ये है, इसका आपको विश्लेषण करना है, एनालाइज करना है। ठीक है, तो देखिए इंडिया एक यूनिफाइड कंट्री के तौर पर अगर हम कहें तो इसको विभिन्न एम्परर्स ने और गवर्नमेंट्स ने हिस्ट्री में करने की कोशिश की है। अगर आप एंशिएंट टेक्स्ट देखें तो उसमें मेंशन किया गया है कि इंडिया एम्परर भारत के अंडर में था, जो कि अखंड भारत था। अखंड भारत जो आप अभी कल्पना करते हैं संसद में, जिसकी फोटो आपने देखी होगी, अभी जो नई संसद इनॉग्रेट हुई है, तो अखंड भारत वो कल्पना भारत, एम्परर भारत के अंदर में की जा चुकी है एंशिएंट टेक्स्ट में। ठीक है, इसके साथ साथ जो हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं वो क्या था, जैसे मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन था, मौर्यन एम्पायर था, वो सबसे पहला था जिसने ऑल इंडिया को यूनाइट किया, यहाँ तक कि वो साउथ इंडिया और अफगानिस्तान तक था। ठीक है, इसी के साथ साथ भारत के और कई सारे ऐसे एम्पायर्स हैं जिन्होंने बड़ा एरिया पर शासन किया, जैसे गुप्ता, राष्ट्रकूटा, पाला, मुगल। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद एक कॉमन नेशनल जो फीलिंग है, नेशनलिज्म की फीलिंग है, वो नहीं जनरेट होती है। ठीक है, तो वो कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन भी करते हैं, गवर्नमेंट सिस्टम भी पूरे देश में सामान एक जैसा ही रखते हैं पूरे अपनी एरिया में, लेकिन इसके बावजूद भी जो नेशनलिज्म थी वो मॉडर्न सेंस वाली नेशनलिज्म पूरी बाउंड्री के लिए नहीं डेवलप हुई। इसका रीजन क्या था, क्यों पैन इंडिया फीलिंग ये डेवलप नहीं हुई? तो बड़ा रीजन ये था कि भारत बहुत ही डाइवर्स और अलग अलग रीजनल लॉयल्टीज वाला देश रहा है। ठीक है, तो इससे बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि हम पैन इंडिया आइडेंटिटी ही नहीं मान रहे हैं अपनी, तो पैन इंडिया नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे डेवलप करेंगे? ठीक है, भारत अगर किसी मामले में पूरे देश में एक में लाने की या एक साथ फीलिंग लाने की किसी चीज में पावर थी, तो वो केवल रिलीजन था। हम धार्मिक आधार पर पूरे देश में हिंदू रहे और उस वजह से एक दूसरे से जुड़े रहे। लेकिन ये जो रिलीजियस मामला है ये सोशल आइडेंटिटी तो ला सकता है, लेकिन ज्योग्राफिकल आइडेंटिकल फीलिंग नहीं ला सकता। तो इसीलिए हमारे यहाँ नेशनलिज्म की भावना उस तरीके से स्ट्रांग नहीं थी। ठीक है, अब जो नेशनलिज्म है वो वास्तव में एक मॉडर्न फेनोमेना ही, अगर आप आसान शब्दों में समझना चाहें तो नेशनलिज्म का जो मॉडर्न सेंस है ना, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही डेवलप होता है ज्यादातर। ठीक है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये अपने बहुत ही रिफाइंड फॉर्म में फॉर्मली आ जाता है। ठीक है, तो एक तरीके से दुनिया के लगभग सभी देशों में इस तरीके की नेशनलिज्म की भावना नहीं रही, और भारत एक ऐसा देश रहा जहां पर जिसको कॉलोनियल रूल से फ्रीडम चाहिए थी, और उसके जवाब में हमें नेशनलिज्म को डेवलप करना हमारी मजबूरी थी। इसी वजह से 19वीं सेंचुरी में के अंत तक हम लोग अपने आप के अंदर एक स्ट्रॉन्ग नेशनलिज्म की भावना विकसित कर लेते हैं। कंक्लूड कर दीजिए। ठीक है, आप कंक्लूजन में क्लियर बता दीजिए कि भारत में जो नेशनलिज्म है वो सुई जनरस नहीं है, यानी कि स्वतः उद्दीपित नहीं है, ये यूनिवर्सल फेनोमेना का पार्ट है। जैसे जैसे मैंने अभी आपको बताया कि दुनिया में ये भावना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का बहुत स्ट्रांग हुई, सेकंड वर्ल्ड वॉर का बिल्कुल फॉर्मली स्टैब्लिश हो गई, तो वहां से प्रेरित होकर के हमने भी ऐसा किया। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि हम ब्रिटिश कॉलोनी थे और हमें अगर ब्रिटिशर से जीतना था तो एक नेशनलिज्म की भावना पैन इंडिया डेवलप करने की आवश्यकता थी। तो इस तरीके से ये दो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, आप देखिएगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, और करते रहिए। फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सब्जेक्ट हम लोग लेते हैं। थैंक यू सो मच।